अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं 9th केमिस्ट्री और अपनी इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। इस चैप्टर में हम हिस्टोरिक बैकग्राउंड पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, कुछ मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे कि किस तरह पीरियोडिक टेबल को डिस्कवर किया गया और उसमें कौन कौन से ट्रेंड्स फॉलो अप होते हैं और फिर उन ट्रेंड्स से रिलेटेड एलिमेंट्स की कुछ मालूमात भी हासिल करेंगे। तो आइए कंटिन्यू करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पीरियोडिक टेबल को। तो 19th सेंचुरी की शुरुआत में ही एलिमेंट्स को अरेंज करने का शोर मच गया, यानी जो एलिमेंट्स डिस्कवर किए जा रहे थे उन्हें एक जगह अलाइन करना बहुत ज़रूरी था ताकि आगे आने वाली नस्लें या अपकमिंग जनरेशन उन एलिमेंट्स और उनकी केमिकल रिएक्टिविटीज से फ़ायदा उठा सके। तो उन्हें एक जगह लिख के महफूज करना या अलाइन करना बहुत ज़रूरी था। तो सबसे पहले हिस्ट्री के अंदर मिस्टर डॉबी रिनर ने एक लॉ पेश किया जिसे डॉबी रिनर्स लॉ ऑफ ट्राई-8 कहते हैं। ट्राई-8 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। इसका मतलब मिस्टर डॉबी रिनर ने तीन एलिमेंट्स के कुछ बंचेस बना दिए थे, ग्रुप्स बना दिए थे। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ हद तक सेम थी। तो 1829 में मिस्टर डॉबी रिनर ने एक स्टेटमेंट पास की। वो क्या थी, आइए देखते हैं। इन अ ट्राई-8 यानी ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, द एटॉमिक मास of the middle element is approximately equal to the arithmetic mean of the atomic masses of other two elements present in the triad। मतलब जो ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स मिस्टर डॉबी रिनर ने अलाइन किए थे बंच बना बना के, जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी, उनमें मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेटली सेम था अरिथमेटिक मीन निकालने के बाद जो बाकी दो एलिमेंट्स उस ट्राइड में मौजूद थे। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे लिथियम का एटॉमिक मास है 7, पोटेशियम का एटॉमिक मास है 39। 7 + 39 अगर इनका अरिथमेटिक मीन निकालें, हम 2 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा हमारे पास 23। 46 डिवाइड बाय 2 आंसर आएगा 23। और अब हमें पता है कि सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है। इसी तरह मिस्टर डॉबी रिनर ने एक और ट्राइड पेश किया जिसमें क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, आयोडीन का एटॉमिक मास 129। 35.5 नॉट 129 बल्कि यह है 127। इसे करेक्ट कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन करेक्ट हो। तो हमारे पास आंसर आएगा 81.25। और अब हमें पता है कि ब्रोमीन का एटॉमिक मास अराउंड 81 तक होता है। तो आप देख सकते हैं इन अ ग्रुप ऑफ ट्राइड द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द ट्राइड। सिमिलरली कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बोरॉन के ट्राइड के अंदर अगर स्ट्रोंटियम का एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है तो कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, बेरियम का 137। 40 + 137 डिवाइड बाय 2 गिव्स यू 88.5। तो स्टूडेंट्स, ये तो थी मिस्टर डॉबी रिनर के ट्राइड की एक झलक जिसमें उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करने की बात की। पर 1864 और 65 के अराउंड मिस्टर जॉन न्यूलैंड ने एक और लॉ प्रपोज किया। इसका नाम है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। मिस्टर जॉन न्यूलैंड ने जो लॉ प्रपोज किया, बेसिकली ये म्यूजिकल नोट्स की बिहाफ पे प्रपोज किया गया। इनका ये कहना था कि जिस तरह म्यूजिकल नोट्स होते हैं, जैसे लैटिन में हम इन्हें कहते हैं डो री मी फा सोला टी डू, और जिसे हम हिंदी या उर्दू में कहते हैं सारे गामा पाधा नीसा, तो जो पहला सुर होता है वो 8वें सुर के इक्विवेलेंट होता है। मिस्टर जॉन न्यूलैंड ने भी यही बात की कि अगर हम 8 एलिमेंट्स को कुछ इस तरह स्टडी करें इन अ ग्रुप ऑफ 8 एलिमेंट्स, तो जो पहला एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी सेम होंगी हर 8वें एलिमेंट की। आइए देखते हैं। जॉन न्यूलैंड अरेंज्ड एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। पहली बात तो ये, इन्होंने लोअर एटॉमिक मास से हायर एटॉमिक मास की सीरीज में एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। जिसका वजन कम वो पहले, जिसका वजन ज्यादा वो बाद में।
और अकॉर्डिंग टू हिज लॉ, when elements are arranged in ascending order of their atomic masses, then every eighth element shows similar properties with the first element. आइए देख लेते हैं। ये जो हमारे पास एलिमेंट्स लिखे हैं, हम इन्हें लेफ्ट से राइट स्टडी करेंगे, यानी उल्टे हाथ से सीधे हाथ की जानिब पढ़ेंगे। लिथियम से फ्लोरीन की जानिब और सोडियम से क्लोरीन की जानिब। तो अगर मैं अपना पहला एलिमेंट लिथियम कंसिडर करता हूं, तो देखते हैं 8वां एलिमेंट कौन सा होगा। लिथियम मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड 8। तो आपको नजर आ रहा है कि हमारा 8वां एलिमेंट सोडियम आया है। और अब हमें ये बात मालूम है कि जिस तरह मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लिथियम और सोडियम एक ही ग्रुप में पाए जाते हैं, मिस्टर न्यूलैंड ने भी इनकी प्रॉपर्टीज के तहत जो कि सिमिलर प्रॉपर्टीज थी, एक साथ अलाइन किया था, जो कि पहले और 8वें एलिमेंट पे अप्लाई हो रही थी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मैं पहले एलिमेंट से ही कहानी स्टार्ट करूं या काउंटिंग स्टार्ट करूं। हम बीच में से भी कोई एलिमेंट पिक कर सकते हैं। जैसे लेट सपोज अगर मैं अपना फर्स्ट एलिमेंट कार्बन कंसिडर कर लूं, तो आइए देखते हैं हमारा 8वां एलिमेंट कौन सा होगा कार्बन की रिस्पेक्ट से। फर्स्ट एलिमेंट कार्बन है, देन सेकंड नाइट्रोजन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट्थ वो है सिलिकॉन। और अब हमें ये बात मालूम है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी ग्रुप 4 के अंदर कार्बन और सिलिकॉन एक ही ग्रुप में मौजूद हैं। तो इसका मतलब मिस्टर न्यूलैंड ये वो पहले फर्द थे जिन्होंने टेबुलर फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज किया, या एक प्रिडिक्शन दी कि एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में यानी टेबल की फॉर्म में अरेंज किया जा सकता है। और ये वो पहले फर्द थे जिन्होंने एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज किया, यानी लोअर एटॉमिक मास से हायर एटॉमिक मासेस के पैटर्न पे अरेंज किया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मिस्टर न्यूलैंड ने पहली बार पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट प्रपोज किया। पीरियोडिसिटी है क्या? द रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल इन द टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी, यानी एक खास वक्फे के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का दोहराए जाना, यह कहलाता है पीरियोडिसिटी। मिस्टर जॉन न्यूलैंड के बाद मिस्टर लॉदरमेयर ने अपनी क्लासिफिकेशन पेश की, जिसमें इन्होंने कुछ 1864 से लेके 1869 तक ये प्रपोजल हमें दिया। मिस्टर लॉदरमेयर ने 56 एलिमेंट्स को अरेंज किया और उनकी प्रॉपर्टीज को, यानी उनको केमिकल रेगुलरिटी के एतबार से, केमिकल पीरियोडिसिटी के एतबार से अरेंज किया, केमिकल बिहेवियर के एतबार से अरेंज किया, जिसमें इन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंसिडर करते हुए। लिखा हुआ भी हमारे सामने स्क्रीन पे ही, प्लॉटेड द वैल्यूज ऑफ सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज एटॉमिक वॉल्यूम्स एंड एटॉमिक मासेस। तो हमारे पास कुछ ग्राफ्स आए मिस्टर लॉदरमेयर की मदद से। इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मासेस या एटॉमिक वेट्स के बिहाफ पे कुछ ग्राफ प्लॉट किए, जिसमें जो ग्राफिकल कर्व्स हमारे पास थे उसमें जो सिमिलर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज थी वो सेम कर्व पे अलाइन हो रही थी। जैसे लिथियम कर्व नंबर 1 पे टॉप पे मौजूद है, तो इससे मिलता जुलता एक और मेटल है सोडियम, वो दूसरे कर्व के टॉप पे मौजूद है। उनसे मिलता जुलता एक और उन जैसी प्रॉपर्टीज रखने वाला एक और एलिमेंट है पोटेशियम, वो तीसरे कर्व के टॉप पे मौजूद है। इसी तरह रुबिडियम, देन सीजियम। और अगर बात करते हैं कुछ नॉन मेटल्स की, तो आपको नजर आ रहा है कर्व की स्टार्टिंग और मिड में एक नॉन मेटल जो कि है फ्लोरीन। तो इसी तरह आपको सेकंड कर्व के मिड में नजर आ रहा होगा क्लोरीन, देन थर्ड कर्व के मिड में नजर आ रहा होगा ब्रोमीन, देन फोर्थ कर्व के मिड में नजर आ रहा होगा आयोडीन। तो इसका मतलब इन्होंने जो स्टेटमेंट प्रपोज की वो इनके ग्राफिकल कर्व की मदद से की। कैसे, आइए देखते हैं। एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशंस इन द ग्राफिकल कर्व्स। पर 1864 से 1869 के इस अरसे में 56 एलिमेंट्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के बावजूद भी मिस्टर लॉदरमेयर की इस क्लासिफिकेशन को एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस नहीं मिली। उसकी वजह थी कि 1869 में मिस्टर डिमिट्री मेंडलीव ने एक बहुत अच्छा पीरियोडिक टेबल पब्लिश कर दिया। ना सिर्फ पीरियोडिक टेबल पब्लिश किया, बल्कि एक पीरियोडिक लॉ भी अलाइन कर दिया इंसानों को एलिमेंट्स की मालूमात फराहम करने के लिए। आइए देखते हैं वो लॉ क्या था और मिस्टर मेंडलीव ने कैसे अरेंजमेंट की एलिमेंट्स की। इन 1869 मिस्टर डिमिट्री मेंडलीव पब्लिश्ड अ पीरियोडिक टेबल कंपोज्ड ऑफ 63 to 65 एलिमेंट्स
इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, बिल्कुल न्यूलैंड वाले पैटर्न पे इन्होंने अरेंजमेंट की थी, यानी असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस से एलिमेंट्स की अलाइनमेंट की गई। मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ ये आपको हर वक्त याद होना चाहिए, एक 9th ग्रेड के स्टूडेंट को जहन में होना चाहिए। यह है क्या? द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यानी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है, वो पीरियोडिक पैटर्न फॉलो करती हैं एटॉमिक मासेस के बिहाफ पे। मैं इसे एक और दफा पढ़ देता हूं, आप सब स्क्रीन पे फोकस करिएगा। द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मिस्टर मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम्स का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया। वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहा जाता है। मिस्टर मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स मौजूद थे उनकी तादाद थी 8, जो कि आपको नजर भी आ रही होगी। फर्स्ट वर्टिकल कॉलम, सेकंड वर्टिकल कॉलम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड 8। और जो हॉरिजॉन्टल रोज यानी लंबी कतारें, चपटी कतारें जो मिस्टर मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में मौजूद थी, जिन्हें हम पीरियड्स कहते हैं, उनकी क्वांटिटी थी 6। आपको नजर आ रहा होगा 1 2 3 4 5 6। स्टूडेंट्स, यहाँ एक बहुत काम की बात मैं आपको बताता चलूं, वो ये कि टॉप टू बॉटम हमेशा ग्रुप को पढ़ा जाता है, यानी ऊपर से नीचे की जानिब एक वर्टिकल कॉलम को रीड आउट किया जाता है और लेफ्ट टू राइट यानी उल्टे हाथ से सीधे हाथ की जानिब एक हॉरिजॉन्टल रॉ के पैटर्न को देखा जाता है, जिसे हम पीरियड कहते हैं। तो अब जब कभी भी पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स की बात की जाएगी तो इसका मतलब है हम वर्टिकल ट्रेंड की बात कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम ट्रेंड की बात कर रहे हैं। और जब कभी भी पीरियोडिक टेबल में पीरियड की बात की जाएगी तो आप समझ जाएंगे हम हॉरिजॉन्टल ट्रेंड की बात कर रहे हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड के पैटर्न की बात कर रहे हैं। आइए मिस्टर मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कुछ मेरिट्स भी देखते हैं। मिस्टर मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में वेकेंट स्पेसेस छोड़ दी थी उन एलिमेंट्स के लिए जो उस वक्त तक डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, यानी खाली जगहें छोड़ दी थी, और उनके लिए एक प्रीफिक्स यूज किया था एका, इसका मतलब है नेक्स्ट वन, यानी जो आएगा उसके बाद वाला। उसके लिए 3 एलिमेंट्स के नाम आपके सामने हैं, एका बोरॉन, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन, जो बाद में चल के एका बोरॉन कहलाया स्कैंडियम, एका एल्युमिनियम कहलाया गैलियम और एका सिलिकॉन कहलाया जर्मेनियम। लेकिन जहां जहां मिस्टर मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स थे वहीं कोई डीमेरिट्स भी थे। वो क्या थे, आइए देखते हैं। द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मासेस वर रिवर्स्ड इन सर्टेन केसेस, यानी जो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मासेस के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था वो कुछ जगहों पे फॉल्स पैटर्न फॉलो अप हो रहा था। जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा आर्गन, इसका एटॉमिक मास है 40, जो हेवियर एटॉमिक मास है, ये पहले आ रहा था पोटेशियम से जिसका एटॉमिक मास कम है 39। सिमिलरली कोबाल्ट जिसका एटॉमिक मास है 58.9, ये भी पहले आ रहा था निकल से जिसका एटॉमिक मास है 58.6। तो ये तो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मासेस का पैटर्न नहीं हुआ। असेंडिंग का मतलब है जिसका मास कम वो पहले और जिसका मास ज्यादा वो बाद में। यहाँ कुछ केसेस में कहानी उलट थी, आर्गॉन पहले आ रहा था, मास ज्यादा है, किससे? पोटेशियम से। कोबाल्ट पहले आ रहा था, मास ज्यादा है, किससे? निकल से। इसी तरह टेलुरियम जिसका मास 127.6 है, ये पहले आ रहा था, पहले प्लेस हो रहा था आयोडीन से जिसका मास है 126.9। इसी तरह मिस्टर मेंडलीफ ने क्वाइन एज मेटल्स को, जिसमें कॉपर, सिल्वर और गोल्ड आपके पास शामिल हैं, इन एक तरीके से स्टेबल मेटल्स को अलाइन कर दिया था रिएक्टिव मेटल्स के साथ, यानी अल्कली मेटल्स के साथ, जो कि हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इनकी प्रॉपर्टीज में, इनकी रिएक्टिविटी में अच्छा खासा फर्क है। फिर मिस्टर मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल ने हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्रोवाइड नहीं किया, जो कि आज का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल करता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर्स के बिहाफ पे अलाइन किया गया है। और साथ साथ आइसोटोप्स की एग्जिस्टेंस का कोई कॉन्सेप्ट हमें मिस्टर मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में नहीं मिलता। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो एटॉमिक मासेस वाला डीमेरिट है, जो पॉइंट है, वो वैलिड है मिस्टर मेंडलीफ के लिए, और जो कॉइनेज वाला मेटल्स वाला पॉइंट है वो भी वैलिड है। पर जो आखिरी पॉइंट है जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात की जा रही है और आइसोटोप्स की बात की जा रही है, उसमें मिस्टर मेंडलीफ की कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है। फिर डिस्कवरीज का एरा हमारे सामने आया, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में भी बहुत तफसील से पढ़ा है, कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसमें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई 1879 में, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई 1886 में,
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज स्टडी की गई 1897 में, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पब्लिश हुआ 1911 में और नील बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल पब्लिश किया 1913 में। इसी साल मिस्टर मोज़ले ने एटॉमिक नंबर के कॉन्सेप्ट को फॉलो अप करते हुए एक और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पब्लिश किया, जिसकी कुछ माइनर मॉडिफिकेशंस के साथ अब भी ये पीरियोडिक टेबल हम पढ़ते हैं और ये एक तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही है। और इसी बिहाफ पे फादर्स ऑफ पीरियोडिक टेबल दो अशखास को कहा जाता है, एक सबसे पहले मिस्टर मेंडलीफ और उसके बाद मिस्टर मूज़ले। क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हो चुके थे, तो इन 1913 मिस्टर मूज़ले प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर, जिसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी रखी गई एटम्स के लिए। He arranged elements in ascending order of atomic numbers and modified Mendeleev's periodic law. इसका मतलब मिस्टर मूज़ले ने असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के बजाय असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स के बिहाफ पे एलिमेंट्स को अरेंज किया, यानी जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम वो पहले और जिसका ज़्यादा वो बाद में। तो इस बिहाफ पे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की स्टेटमेंट हमारे सामने आई, the physical and the chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic numbers, not their atomic masses. यानी मिस्टर मेंडलीफ के लॉ को मॉडिफाई कर दिया गया और मिस्टर मूज़ले ने इस बात की वजाहत कर दी कि एलिमेंट्स की पीरियोडिसिटी अगर पढ़नी है तो उनके एटॉमिक नंबर्स को फॉलो करना होगा, अब एटॉमिक मासेस को फॉलो अप नहीं किया जाएगा। और ये हमारे सामने आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की एक झलक भी है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड ये हिस्ट्री आपको बहुत आसानी से समझ आई होगी। पर अभी पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कुछ प्रॉपर्टीज को समझना और इसकी कॉम्पोजिशन को समझना कि इसमें कौन कौन से ग्रुप्स पाए जाते हैं, कौन कौन से पीरियड्स पाए जाते हैं, कौन कौन से ब्लॉक्स पाए जाते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, कौन मेटल्स हैं, कौन नॉन मेटल्स हैं, कौन मेटलॉइड्स हैं, ये सारी मालूमात हासिल करना अभी बाकी है। तो मैं मिलता हूं आपसे अपकमिंग वीडियोस में। Until then, keep understanding and exploring chemistry.